हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और ये जो चैप्टर है मैं पढ़ा रहा था आपको, एक बुक है सोशल साइंस की जिसका नाम है लैंडमार्क इंटीग्रेटेड सोशल साइंसेस, क्लास 8 का। तो उससे हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये इसका सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसको आप जा करके देख लीजिएगा। और इसमें मुझे कहाँ से पढ़ाना था, तो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी से पढ़ाना था। हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि जो नेशनल मूवमेंट हुए, यानी जो नेशनल मूवमेंट हुए, जो नेशनल समझा गया और इंडियंस को लगा कि हमको मूवमेंट करना चाहिए, हमको अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन करना चाहिए, तो वो क्यों करना चाहिए, उसके रीजन क्या थे। तो हम लोग उन सब के रीजन को डिस्कस कर रहे थे। इसमें एक लास्ट पॉइंट बच गया था आपका, वो क्या पॉइंट था, तो वो पॉइंट आपका था डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। तो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज का मतलब क्या होता है कि अंतर पैदा करने वाली पॉलिसी, मतलब नियम होता है। यानी नियम सबके लिए ना हो, कुछ लोगों को विशेष छूट दे दी जाए और कुछ लोगों के लिए नियम कड़े बनाए जाए। यानी इनडिफरेंट करने वाला, डिफरेंस पैदा करने वाला, अंतर पैदा करने वाला, मतभेद पैदा करने वाला। तो इसमें जो सबसे पहले जो नियम बनाया गया था, ठीक है, वो आर्म्स एक्ट था। ठीक है, क्या था वो, आर्म्स एक्ट। अब इस आर्म्स एक्ट में क्या था कि इस आर्म एक्ट के तहत, यानी इस नियम के तहत क्या हुआ, वो क्या हुआ कि इंडियन लोगों को आर्म्स रखने, हथियार रखने के लिए मना कर दिया गया। वे चाकू, ठीक है, या पिस्टल या इस प्रकार के कोई भी हथियार वो नहीं रख सकते थे। हालांकि दूसरे एरिया में जो ब्रिटिश थे, यहाँ पे जो अंग्रेज भारत में रहते थे, उनको हथियार रखने की छूट थी। वो हथियार रख सकते थे, बंदूक रख सकते थे, ये आपके पिस्टल रख सकते थे, रिवॉल्वर रख सकते थे, वो कुछ भी रख सकते थे। लेकिन जो इंडियन लोग थे उनको आर्म्स रखने की परमिशन नहीं दी गई। तो भारतीय लोगों को समझ में आया कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, यानी उनमें और हम में अंतर पैदा कर रहे हैं। और हमको ब्रिटिश जो है कि जो अंग्रेज है, हमको अपने बराबर नहीं समझते। फिर एक दूसरी चीज हुई। दूसरी चीज क्या हुई, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। ये नियम जब आया, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नैक्युलर मतलब क्या होता है, लोकल लैंग्वेज, ठीक है, देसी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो क्या करता था कि लोकल लैंग्वेज में अखबार को छापने के लिए रोक देता था और इंग्लिश लैंग्वेज में अखबार छपता था। लोकल लैंग्वेज का मतलब मराठी हो गया, ठीक है, बिहारी हो गया, फिर आपका तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, तो ये सब लोकल लैंग्वेजेस हैं। मराठी पूरे देश में तो बोली नहीं जाती, बिहारी पूरे देश में बोली नहीं जाती, बांग्ला पूरे देश में बोली नहीं जाती। तो ये लोकल लैंग्वेज है, एक स्थान विशेष में ये चीज़ें बोली जाती हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इंग्लिश में पेपर छपने के लिए अलाउ कर दिया कि जो इंग्लिश में पेपर छापेगा वो न्यूज़पेपर छाप सकता है, उसमें खबरें छाप सकता है। लेकिन जब इंडियन लोकल लैंग्वेजेस में छापने की बात आई, जब छपना शुरू हुआ, तो लोकल लैंग्वेज में अखबार छपता था तो लोग उसको चाव से पढ़ते थे और जो उसमें लिखा होता था लोगों को समझ में भी आता था। लेकिन जब इंग्लिश में पेपर छपता था तो उस जमाने में जो इंग्लिश पढ़े होते थे वही समझ पाते थे, सभी लोग उसको नहीं समझ पाते थे। तो अंग्रेजों ने इसको भी बंद कर दिया। एक एक्ट ला करके, कानून ला करके, जो देसी लैंग्वेज में अखबार छापते थे, लोकल लैंग्वेज में, उनके खिलाफ उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो ये जो दो एक्ट आए, उनसे जो है कि भारतीयों को यह एहसास हो गया, भारतीयों को महसूस हो गया कि अंग्रेजों के खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। अंग्रेज क्या हैं, रेशियल हैं, और वे हम में और उनमें भेद कर रहे हैं, डिफरेंस पैदा कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए अगला जो आपका हेडिंग है वो है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कब हुआ। तो समय था 1885, 1885, यानी 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी था, एक इंग्लिश ऑफिसर था जिसका नाम था A.O. ह्यूम। क्या नाम था उसका, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये कहाँ का रहने वाला था, ये आपका आयरलैंड का रहने वाला था। ठीक है, आयरलैंड का रहने वाला था और ब्रिटेन के तरफ से क्या करता था ये, तो ये सेवानिवृत्त अधिकारी था, यानी रिटायर्ड ऑफिसर था। वो क्या था, आज का जो आपका इटावा जिला है ना, इटावा जिला, वो इसका क्या था, वो कलेक्टर था। ठीक है, इटावा जिले का उस समय ये कलेक्टर रह करके रिटायर हुआ था। और एक अंग्रेज जो है कि रिटायर्ड ऑफिसर था, उसने क्या किया, एक संस्था बनाई जिसे बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया। पहले ये इंडियन यूनियन था, ठीक है, बाद में इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत से अच्छे अच्छे नेता शामिल हुए
और इन्होंने अपना टारगेट क्या बनाया, इन्होंने अपना लक्ष्य क्या बनाया कि इंडिया को फ्री कराना, भारत को इंडिपेंडेंट कराना। इन नेताओं का टारगेट हुआ, इन नेताओं का लक्ष्य बन गया। और अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने टारगेट को पाने के लिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि साल भर में ये एक मीटिंग करेंगे, जिसको अधिवेशन के नाम से जाना जाएगा, जिसको मीटिंग के नाम से जाना जाएगा। और कैसे अंग्रेजों को भगाना है, अंग्रेजों के खिलाफ कैसे काम करना है, उनको अपने देश से निकालना कैसे है, ये सारी प्लानिंग कहाँ होगी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब अधिवेशन होगा तो वहाँ पे इसकी प्लानिंग की जाएगी। अब इसका जो सबसे पहला जो आपका बैठक हुआ था, सबसे पहला जो इसका मीटिंग हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। इस समय उसका नाम मुंबई है, लेकिन तब नाम क्या था इसका? बॉम्बे नाम था। बॉम्बे में एक जगह था, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत नाम का एक स्कूल था, एक डिग्री कॉलेज था। तो उस स्थान पे इसकी बैठक हुई। और जब बैठक हुई थी तो सबसे पहले 72 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। 72 लोग इसके फाउंडिंग मेंबर थे। 72 लोगों ने अपने सिग्नेचर किए और ये संस्था जो है कि तैयार हो गई। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब आइए आगे इसको और हम समझ। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे, या हिंदी में कहें तो अध्यक्ष कहें या प्रेसिडेंट कहें, वो कौन थे? WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इससे पहले एक आपका और इंसिडेंट हुआ था 1876 की अगर बात किया जाए तो 1876 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, नया नाम याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने 1876 में एक आपकी संस्था बनाई थी, एक इंस्टीट्यूशन बनाई थी, जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम था उसका? इंडियन एसोसिएशन। तो 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा बनाए गए इंडियन एसोसिएशन को ही एलन एक्टोवियन ह्यूम ने आगे चल करके किस में बदल दिया या किस में परिवर्तित कर दिया? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में परिवर्तित कर दिएगा। और ये जो आपकी संस्था थी, इसने ये टारगेट किया, इसने ये जो है कि कहा कि हर साल ये साल में एक बार ये मीटिंग करेंगे और पूरे साल भर का जो एजेंडा है, जो भी नियम तय होने हैं, जो भी प्लानिंग तय होनी है, वो आराम से हो जाया करेगी, ठीक है। कुछ लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी तो इसको जो है कि अंग्रेजों का सेफ्टी वॉल कहा, सेफ्टी वाल्व कहा। तो सेफ्टी वाल्व क्या होता है? आपको आपकी माताएं बहनें कुकर में खाना बनाती हैं तो कुकर में एक वाल्व लगा होता है। वो क्या करता है कि जब गैस ज़्यादा बन जाता है तो उस गैस को जो है कि रोकता है अंदर, ताकि अंदर भोजन पक सके। तो कई सारे जो हिंदुस्तानी थे, ये उसमें के लीडर थे, उन्होंने कांग्रेस को अंग्रेजों का सेफ्टी वाल्व कहा। उन्होंने इसके लिए लॉजिक दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज की इंडियन जो नाराज चल रहे थे, बहुत सारी संख्या में इंडियन नाराज चल रहे थे, तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए ये संस्था बनाई गई थी, ताकि उनको कुछ छूट दिया जाए, उनको धरना प्रदर्शन का अधिकार दे दिया जाए, उनको थोड़ा बहुत अपने वाली करने भी दिया जाए, जबकि इसका कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं था। कई लोग इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से खुश नहीं थे और कई लोग उसकी आलोचना कर रहे थे। उनका यही कहना था कि अंग्रेज हमें थोड़ा थोड़ा दे करके भटकाना चाहते हैं, पूरा एक ही बार में आज़ाद देश को नहीं करना चाहते हैं। और उनके जो है कि दिए गए लॉलीपॉप को ये नेता ले करके बहुत खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दिया है तो अब अंग्रेज छोड़ करके मैदान भाग जाएंगे और भाग खड़े होंगे। तो कुछ लोग इसके बनने के फेवर में थे, कुछ लोग इसके बनने के फेवर में नहीं थे। उनके अपने लॉजिक थे, उनके अपने तर्क थे। क्योंकि एक बात इसमें थी कि ये जो जिसने इसको बनाया था, ए.ओ. ह्यूम ने, वो एक अंग्रेज रिटायर्ड ऑफिसर था। तो उस पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि एक अंग्रेज जो है कि संस्था बना रहा है और कह रहा है कि ये संस्था अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने में मदद करेगी। तो ये बात लोगों को पच नहीं पाई, ये बात लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाई। अब आते हैं अगले हेडिंग पे चलते हैं। अगला आपका हेडिंग क्या है? द मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो प्रकार के थॉट के लोग थे, दो प्रकार के विचार के लोग थे। एक जो था वो दूसरा कुछ सोचता था और दूसरा जो साइड था उनका सोचना कुछ और अलग था। अब आइए देखते हैं। तो जो दो विचारधारा के लोग उसमें थे, दो प्रकार के लोग उसमें थे, एक मॉडरेटर्स थे और दूसरा आपका रेडिकल्स थे। तो मॉडरेट्स में कौन कौन थे? जो मेन है उनके नाम दिया बुक में, वही नाम को मैं आपको बता रहा हूँ।
सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, दादा भाई नेहरूजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे और एमजी रानडे थे। और एक उसमें जो ग्रुप था रेडिकल्स का था, 2 ग्रुप थे उसमें, मॉडरेट्स के और रेडिकल्स के, आपको पहले मैं बता चुका हूँ। तो जो रेडिकल्स थे उनमें थे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। अब ये मॉडरेट्स क्या हैं और रेडिकल्स क्या है समझ लीजिए। जो मॉडरेट्स थे वो पढ़े लिखे लोग थे और उनमें से अधिकांश जो है कि अंग्रेजी भी बोल लेते थे, अंग्रेजी जानते थे और अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे। और उनमें से बहुत से लोग विदेश में पढ़े लिखे थे और लगभग जो है कि 75% लोग इसमें से वकील थे, लॉयर थे, ठीक है, वकील थे। तो ये क्या कहते थे कि ये हिंसा का रास्ता नहीं अपनाते थे। इनका मानना था कि हम अंग्रेजों के साथ मीटिंग करेंगे, अगर हमको कोई परेशानी हुई, अगर इंडियन लोगों को अंग्रेजों से कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो हम उनके पास जाएंगे, हम लेटर लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, पिटीशन डालेंगे, कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, जब उनसे मीटिंग करके हम बात को सुलझाएंगे या अपनी बात उनसे मीटिंग के थ्रू मनवाएंगे। ये जो थॉट था, ये जो सोचना था, तो मॉडरेट्स का था। जैसे आजकल के समय में, आजकल अगर आपको किसी से लड़ाई लड़नी है तो बंदूक या भाला लेके तो आप पहुंच नहीं जाएंगे। आप क्या करते हैं, आप उसके खिलाफ केस करते हैं, कोर्ट में मामला चलता है, दोनों लोग अपनी बात रखते हैं, ठीक है, और बाद में कोर्ट का फैसला आता है। तो ये लोग यही करते थे कि अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करते थे, ठीक है, उनको मनाते थे, उनके साथ मीटिंग करते थे या उनसे अपनी बात कहते थे, लेटर लिख करके करते थे, डोजियर देते थे, रिमाइंडर देते थे। इस तरीके से ये अपनी बात अंग्रेजों से मनवाते थे। और रेडिकल जो थे ये इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे। रेडिकल जो थे वो कहते थे कि अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं, अंग्रेज हमारे ऊपर आके शासन कर रहे हैं, हमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं और हमारी चीज़ें छीन ले रहे हैं, हमारी ज़मीन को उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो उनसे हम प्रेम से क्यों बात करने जाएं, उनके एहसान क्या लेना हमको, हम क्यों उनसे चिट्ठी लिखें, क्यों उनको हम हाथ पैर जोड़ें और क्यों उनको जो है कि हम प्यार से बात करें, हमारा जो है हम उसको छीन के ले लेंगे, वो हमारे यहाँ मेहमान है, हम उनके मेहमान थोड़ी हैं, उन्होंने आके यहाँ कब्जा किया हुआ है तो हमारी धरती खाली करें, हमारी ज़मीन खाली करें और वापस जाएं। तो ये क्या करते थे, ये अपना हक छीन कर लेने में विश्वास रखते थे और अंग्रेजों की आंखों में आंखें मिला करके अपनी बात जबरदस्ती कहते थे, हक से कहते थे और छीन करके लेने वाले थे, लिए लड़ करके उनसे लेने वाले थे। तो ये जो विचारधारा के लोग थे वो अंग्रेजों को पसंद नहीं आते थे। अंग्रेजों को, ब्रिटिश ऑफिसर्स को ऐसे लोग पसंद आते थे। ऐसे लोगों को अंग्रेज आसानी से टालते जाते थे। 6 महीने का काम साल 2 साल में करवाते थे। अंग्रेजों का फायदा जिस काम में होता था वो काम अंग्रेज करते थे और इनसे अंग्रेज बड़ी चिढ़ते थे। तो हिंदी में इनको गरम दल कहा जाता था और इनको नरम दल कहा जाता था। दोनों का उद्देश्य एक था, भारत को स्वतंत्र कराना और अंग्रेजों से काफी अपने आप को राहत। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक आपके बुक में क्या दिया हुआ है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। जी हाँ, ये कब हुआ था, 1905 में हुआ था। तो ये जो आपके गरम दल वाले थे या जो नरम दल वाले थे, मॉडरेटर्स और रेडिकल्स ने, इन्होंने मिल करके अपना काम स्टार्ट करना शुरू किया। तो जब काम स्टार्ट करना शुरू किया तो इन लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था कि इंडियंस को अवेयर करना, उनको जागरूक करना, उनको जगाना, उनको सिखाना, उनको समझाना कि अंग्रेज तुम्हारे साथ क्या घात कर रहे हैं और क्या तुम लोग अंग्रेज के भक्त हो कि नहीं। अंग्रेज तुम लोग से छल कर रहे हैं, तुम लोग से झूठ बोल रहे हैं और यहाँ पे झूठ बोलते बोलते तुम लोग को बांटते और पूरे भारत पे धीरे धीरे कब्जा ये लोग कर लिए हैं। इनसे मुक्ति कैसे मिले इसके बारे में वो समझाते थे। तो लॉर्ड कर्जन ने ये कहा कि बंगाल बहुत बड़ा एरिया है तो संभालने में दिक्कत आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन देखने में या व्यवस्था देखने में हमको दिक्कत आ रही है। इस आधार पे हम क्या करना चाहते हैं कि बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। एक हम बनाएंगे ईस्ट बंगाल और एक हम रहने देंगे वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ये जो वेस्ट बंगाल है आज भी है और ये जो ईस्ट बंगाल तब हुआ था, इसी का नाम आज क्या है आपका, बांग्लादेश है, ठीक है, इसी का नाम आपका बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश भी कभी पाकिस्तान के अंदर हुआ करता था, पाकिस्तान का हिस्सा था ये 1971 में, 1971 में, 1971 में, ठीक है, बांग्लादेश को तोड़ करके उसमें से अलग कर दिया गया और एक काम इंडियन आर्मी ने किया था, ठीक है।
तो वेस्ट बंगाल जो था इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल क्या बनाई गई, ठीक है, इसकी कैपिटल बनाई गई कलकत्ता बनाई गई, कैलकाटा। तो आज कोलकाता कहते हैं, तब उसमें कैलकाटा कहा जाता था। और इसकी जो कैपिटल थी ईस्ट बंगाल की, उसको बनाई गई ढाका, ठीक है। इस आधार पे जो है कि अच्छा, तो कर्जन ने तो ये कहा कि भाई हम व्यवस्था में नहीं संभाल पा रहे हैं, हम अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़ा एरिया है, इस वजह से हम इनको बांट रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं था, बांटने के पीछे कर्जन की चाल थी। दरअसल ये था कि जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, बंगाल में क्रांतिकारियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे अंग्रेज परेशान थे। एक से एक क्रांतिकारी बंगाल में पैदा हो रहे थे, और सारी की सारी जो बुद्धि खोलने वाली काम थी, जो जगाने का काम था, वो बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा हो रहा था। इससे अंग्रेज परेशान हो गए, नाकों चने वो चबाने लगे। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि चाल चली, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का फैसला जो कि पहली बार उन्होंने किया। तो ईस्ट बंगाल में उनको छोड़ दिया गया जो मुस्लिम ज़्यादा थे, और इसमें ज़्यादा हिंदुओं को रहने दिया गया, तो उनको सीधे सीधे बांट दिया गया। ये उसमें मूल कारण था, उनको बांट दिया गया ताकि आपस में संघर्ष करते रहें, हिंदू मुसलमान करके इनको लड़ा दिया जाए, ताकि अंग्रेजों को जो भगाने का काम था, जो लोगों को जगाने का काम था, ये कंफ्यूज हो जाएं और ये काम ही न करने पाए। अंग्रेज चाहते थे कि हम भारत में ज़्यादा दिन तक रहें, तो आराम से यहाँ की जो धरती, यहाँ की जो पैसा है, यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लूट सकें और अपने घर जो है कि ले करके उसको अपने अपने वतन जो है कि इसको जा सकें। ये चीज़ें थी। और इसके बाद से तो जब बंगाल का विभाजन हो गया, तो जनता को सांप सूंघ गया, यहाँ पे जनता बहुत नाराज हुई, भारतीय लोगों को ये पसंद नहीं आया, बंगाल के लोग तो रोने लगे, और ये हुआ कि बंगाल के लोगों ने विरोध करना शुरू किया। तो आपके बुक में अगली जो हेडिंग है वो है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, जो 1907 या 6 में स्टार्ट किया गया था। इसके तुरंत बाद वो स्टार्ट हो गया। तो स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ कि जो अंग्रेजी चीज़ें थी, जो अंग्रेजी कपड़े थे, जो ब्रिटेन में बने सामान थे, ब्रिटेन के स्कूल थे, जो भी अंग्रेज बनाते थे, तो उसका इस्तेमाल भारतीय लोग भी करते थे। तो ये हुआ कि उसको बंद कर दिया जाए, जो विदेशी कपड़े हैं उनको जला दिया जाए, किसी दुकान पर विदेशी कपड़ों को न रहने दिया जाए। जो अंग्रेज, जो सबसे ज़्यादा अंग्रेज फ़ायदा उसी से तो कमाते थे, यहाँ पे फ्री में सामान बनवाते थे और ले जाकर के अपने यहाँ बेचते थे, उसको बनवाते थे, ले आके यहाँ बेचते थे, यहाँ से वो कच्चा माल इकट्ठा कर लेते थे। तो विदेशी अंग्रेजी स्कूलों में ना पढ़ना, अंग्रेजी ऑफिस में काम ना करना, अंग्रेजों की बात ना मानना, और अंग्रेजी जो प्रोडक्ट था, जो सामान बनता था, जिससे अंग्रेज बहुत पैसा कमाते थे, उसको जला देना, उसको त्याग देना कि हम अब तुम्हारा सामान यूज़ हम नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा फायदा अंग्रेजों का सामान बेच के ही होता था। फैक्ट्री में सामान बनते थे और बड़ी संख्या में बेचे जाते थे, इस्तेमाल किए जाते थे। तो स्वदेशी आंदोलन में यही था कि अपने देश की बनी चीज़ों को इस्तेमाल करना और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई चीज़ों को इस्तेमाल न करना। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो इसके अगले जो हेडिंग बचे हुए हैं उसको हम तीसरे वीडियो में आराम से आपको बताएंगे।